अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो साइकाइट्री में हम डिस्कस करे थे डिप्रेशन को, सिर्फ मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशंस रह गई थी। तो मैनेजमेंट की बात करते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि माइल्ड, मॉडरेट और सेवियर डिप्रेशन होती है, तो बेहतर ये है कि आपको अलग अलग उनकी मैनेजमेंट का एक अंदाज़ा हो, ताकि अगर आप अंडर ग्रेजुएट के बाद आप आगे के लेवल पे भी कभी बताते हैं, फाइनल ईयर के लेवल पे बताते हैं, तो आपको दूसरों से बेहतर मार्क्स मिले। अब ये तो सबको पता है कि मैनेजमेंट में हम जनरली कह देते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट्स होंगे या कोई साइकोथेरेपी होगी। थोड़ा सा अगर अल्फाज को ही बेहतर कर दिया जाए तो मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ सकती है। सबसे पहले तो ये कि माइल्ड डिप्रेशन की मैनेजमेंट डिफरेंट है, मॉडरेट और सेवेयर की डिफरेंट है। अच्छा, माइल्ड डिप्रेशन में जो गाइडलाइंस ICD-11 की कहती हैं वो ये कहती हैं कि स्टार्ट विद लो इंटेंसिटी साइको सोशल इंटरवेंशंस। अब बात की जाए तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अगर आप सिर्फ इतना लफ्ज़ भी याद रखेंगे ना कि मतलब इंटरवेंशन का नाम ना याद रखें, आप सिर्फ कर लें कि डिक्रीज्ड इंटेंसिटी साइको सोशल इंटरवेंशन, यानी साइको सोशल ऐसी इंटरवेंशन जिनकी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है, उनसे हम हमेशा माइल्ड डिप्रेशन को शुरू करते हैं। हर डिप्रेशन का हल एंटी डिप्रेसेंट से नहीं होता। गाइडलाइंस के मुताबिक माइल्ड में हमें एंटी डिप्रेसेंट से शुरू नहीं करना चाहिए, बाद में देनी चाहिए अगर पेशेंट ठीक नहीं होता। तो अगर आप और थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हैं तो इन लो इंटेंसिटी साइको सोशल इंटरवेंशंस को आप थोड़ा सा नाम याद रख लें, जिसमें आ जाती हैं ये सब चीज़ें जो मैंने आगे एक एक पॉइंट में लिखी हुई है, थोड़ी ही लिखी हैं। अगर इनका मतलब आपको डिटेल में नहीं भी पता तो इट्स फाइन, आप सिर्फ याद रख लें कि गाइडेड सेल्फ हेल्प थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ ही जाता है कि ज़ाहिर है हम उस सारों में साइको सोशल इंटरवेंशन करें, यानी आप साइकोलॉजिकल थेरेपी कर रहे हैं ताकि पेशेंट एक बेहतर तरीके से अपने डिप्रेशन को कोप कर सके। और बेसिकली ये काम ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट का होता है कि उसको गाइडेड सेल्फ हेल्प देते हैं। ग्रुप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसमें आप बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल CBT भी दे सकते हैं, इंडिविजुअल कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, लेकिन पहले ग्रुप्ड आती है। फिर बिहेवियरल एक्टिवेशन, यानी आप उसको ऐसी टास्क और एक्टिविटीज़ देते हैं कि वो अपने बिहेवियरल चेंजेस लाए, उसको एक्टिवेट, मतलब इसमें पूरा एक प्रोसेस है इसका, ठीक है, जो आप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम है, माइंडफुलनेस है एंड इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। ये एक प्लीज़ 4-5 चीज़ों के नाम अगर आपको याद होंगे ना तो उससे आप अपना जवाब बहुत बेहतर कर सकते हैं। ये सारी की सारी साइको सोशल इंटरवेंशंस हैं जो ये नाम मैंने लिए हैं, और ये हर तरह की डिप्रेशन में इस्तेमाल होती हैं। सिर्फ जो माइल्ड है उसमें ये लो इंटेंसिटी साइको सोशल इंटरवेंशंस लेंगे हम, यही वाली। जब आप मॉडरेट या सिवियर में जाएंगे तो आप हाई इंटेंसिटी साइको सोशल इंटरवेंशंस लेंगे, यानी इन्हीं को आप ज़्यादा इंटेंसिटी में देंगे पेशेंट को। और अगर पेशेंट इनसे इंप्रूव नहीं होता तो फिर आपने आना है अपनी एंटी डिप्रेसेंट्स पे। एंटी डिप्रेसेंट्स के वैसे तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन जो इस्तेमाल होता है हमारे पास जिस ग्रुप की, वो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इसी ग्रुप के एंटी डिप्रेसेंट्स को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने पास, ठीक है, जिसमें एसिटाइलोप्रेम, सिटाइलोप्रेम बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती हैं। नाम 1-2 के आपको आने चाहिए। एंड देन काउंसलिंग सेशंस, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट है माइल्ड डिप्रेशन की। किसी भी बीमारी को लॉन्ग टर्म में मैनेज करने का एक ही तरीका होता है, खासतौर पे जो हमारी दिमागी जितने भी नफ्सियात की बीमारी हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो आपने क्या करना है कि आपने उसको साइकोथेरेपी दे दी और आपने दवाइयाँ दे दी हैं उस वक्त के लिए। लॉन्ग टर्म में आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे, अगर आप वो पढ़े बगैर भी सोचें तो हम ये देखेंगे कि पेशेंट दवाई के साथ और साइकोथेरेपी के साथ कॉम्प्लाइंस में कैसा जा रहा है, उसकी लाइफ क्वालिटी कितनी इंप्रूव हुई है, उसके जो पहले रिस्क था, यानी वो हार्म का रिस्क था या जिस चीज़ का भी, वो कितना कम हुआ है। हम देखेंगे रिलैप्स होने के चांसेस कितने हैं, दोबारा डिप्रेशन के चांसेस कितने हैं और उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पेशेंट के साथ सोशल सपोर्ट कैसी है, और एंटी डिप्रेसेंट जो दे रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज को कम करके कैसे हम वीन ऑफ कर सकते हैं। जनरली अगर वैसे भी सोचा जाए तो यही चीज़ें हैं, और यही लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में लिखा हुआ है। रिस्क असेसमेंट, रिव्यू करना, रिस्पॉन्स को असेस करना, रिलैप्स प्रिवेंशन, सोशल सपोर्ट एंड डिक्रीज द डोज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट, दैट्स इट। कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ लिख दिए हैं और जवाब को खूबसूरत कर दिया है। अब आ जाता है मॉडरेट या सिवियर डिप्रेशन। ये होगा तो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में जो हमने फ़ौरन करनी है, हमेशा शुरू ही आपने एंटी डिप्रेसेंट से करना है यहाँ पे, ठीक है, चाहे मॉडरेट है चाहे सिवियर है। अगर विदाउट साइकोसिस है, अभी हम विदाउट साइकोसिस की बात कर रहे हैं, तो मॉडरेट या सिवियर होगा तो आपने एंटी डिप्रेसेंट एक SSRIs में से, यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स में से, अलॉन्ग विद हाई इंटेंसिटी साइको सोशल इंटरवेंशंस, और उन इंटरवेंशंस के नाम यही हैं, सिर्फ आपने इंडिविजुअल ले आना है। गाइडेड सेल्फ हेल्प, इंडिविजुअल CBT, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, इंडिविजुअल बिहेवियरल एक्टिवेशन है, स्ट्रक्चर्ड इंडिविजुअल फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम, माइंडफुलनेस एंड मीडिएशन। इसमें हम एक पर्सन पे अकेले ही बहुत ज़्यादा फोकस होकर काम करते हैं, ग्रुप्स में नहीं करते, ठीक है। ये हो जाती है इसकी शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट। और उसके साथ साथ
अगर यही वाली डिप्रेशन आपकी सिवियर डिप्रेशन विद साइकोसिस है तो आपने लाजमी तौर पे एक अच्छी एंटीसाइकोटिक से शुरू करना होता है शुरू में ही, जिसमें ओलेंजापिन और क्यूटायापिन आती हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कॉमनली जो इस्तेमाल होती हैं, कॉमन एंटी डिप्रेसेंट जो इस्तेमाल होते हैं वैसे टेलोप्रेम होती है, और सबसे कॉमन जो आपकी एंटीसाइकोटिक्स इस्तेमाल होती हैं वो ओलेंजापिन एंड क्यूटायापिन होती हैं। तो आपने वो शुरू में ही दे देनी होती है अलॉन्ग विद एंटी डिप्रेसेंट अगर पेशेंट साइकोसिस का होगा, ठीक है जी। ये आपको होपफुली नाम तो समझ आते होंगे, ओलेंजापिन है, क्यूटायापिन है। अच्छा, उसके बाद आपने ईसीटी कब देनी है? ईसीटी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, सिवियर डिप्रेशन में देते हैं। ईसीटी की तब हम देते होते हैं सिवियर डिप्रेशन में, शुरू में कभी भी नहीं एकदम देते, हमेशा दवाइयों से शुरू करते हैं। उन लोगों में देते हैं जिनमें पहले ईसीटी हुई थी और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स और बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आया था, एक तो उनमें दे देते हैं। दूसरा हम तब देते हैं कि अगर हमें चाहिए कि बिल्कुल फ़ौरन ही पेशेंट ठीक हो जाए, यानी हमें रैपिड रिस्पॉन्स चाहिए, तब हम ईसीटी देते हैं। और तीसरी चीज़ में हम ईसीटी तब देते हैं जब पेशेंट पे हमने मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर ली हों, बाकी दवाइयों की भी, हाई इंटेंसिटी साइकोसोशल इंटरवेंशंस की भी और मेडिसिन की भी डोज हमने अपनी मैक्सिमम डोज पे दे दी हो, तब भी जाके पेशेंट ठीक ना हो, मल्टीपल फेलियर्स टू क्योर हो, तो फिर हम ईसीटी देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन जो होगी मॉडरेट और सेवियर वाले की बिल्कुल सेम यही वाली है, ठीक है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि लॉन्ग टर्म में आपने यही चीज़ें असेस करनी है, मैंने इसलिए अलग से नहीं लिखी। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, 2-3 नाम याद रख लें कि डिप्रेशन के कॉम्प्लिकेशंस है, एंटी डिप्रेसेंट्स की नहीं, डिप्रेशन अगर ठीक ना की जाए तो सुसाइड का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। एल्कोहल या कोई और सब्सटेंस मिस यूज़ का रिस्क पेशेंट में बहुत ज़्यादा हो जाता है कि वो उसकी तरफ ना चला जाए। रिकरेंट एपिसोड्स बार बार आने का खतरा होता है, ठीक है। रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है, पुअर हो जाती है। तो ये इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन है। तो ये सारी डिप्रेशन हमने कर ली, बहुत डिटेल में की है। किसी को कहीं भी कोई मसला हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। थैंक यू।